नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम है अंकित मुत्था। आप सभी का स्वागत है मेरे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। अभी हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की फिजिक्स का पहला चैप्टर विद्युत क्षेत्र। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र का पार्ट 3। लेकिन अगर आपने पार्ट 3 से पहले पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दोनों पार्ट के लिंक दिए हुए हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि तीसरा पार्ट देखने से पहले आप वो दोनों पार्ट ज़रूर देखें। अगर आपको किसी भी जगह पर कोई डाउट आए तो आप मुझे मेरी मेल आईडी ankit.mutha07@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र का पार्ट 3। हमने विद्युत क्षेत्र में अब तक ये पढ़ लिया है कि आवेश क्या होता है, उनके प्रकार क्या है, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए कूलॉम का नियम क्या है, परावैद्युतांक क्या है और आवेशों का पता लगाने के लिए विद्युतदर्शी क्या होती है, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके अलावा हमने 2 अंकिक प्रश्न भी किए थे और पिछले वीडियो के लास्ट में मैंने आपको 2 अंकिक प्रश्न और दिए थे और मैं आशा करता हूँ कि आपको वो दोनों अंकिक प्रश्न समझ में आ गए होंगे। नहीं आए तो कोई बात नहीं, हम सबसे पहले उन 2 अंकिक प्रश्नों को ही सॉल्व करेंगे। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे हमारे कूलॉम के नियम जो हमने पढ़ा था उसके सदिश निरूपण के बारे में। आपको याद हो तो हमने कूलॉम के नियम के महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े थे, जिसमें पहला पॉइंट था कि कूलॉम का नियम गति के तीसरे नियम का भी पालन करता है। जहां मैंने कहा था कि अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गति के नियम का पालन किस तरह से करता है, तो उसी के लिए हम ये कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण पढ़ेंगे। उसके बाद में अगर किसी निकाय के अंदर एक से ज़्यादा आवेश हैं तो वहाँ पर आवेशों के बीच में बल किस तरह से लगता है, उसका सिद्धांत है अध्यारोपण का सिद्धांत, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, और फिर हम उसके बाद में पढ़ेंगे कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न हमारा यह है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2.5 माइक्रोकूलाम और 1.3 माइक्रोकूलाम आवेश है, तो उनके मध्य बल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें दिया हुआ क्या है और हमें ज्ञात क्या करना है। तो हमें दिया हुआ क्या क्या है, सबसे पहले देखिए हमें दिया हुआ है कि Q1 का जो मान है वो कितना है 2.5 माइक्रोकूलाम, और दूसरा दिया हुआ है दूसरा आवेश Q2 का मान है वो कितना है 1.3 माइक्रोकूलाम, और तीसरा हमें दिया हुआ है कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है R बराबर 30 सेंटीमीटर। पहला स्टेप अपना क्लियर हो गया। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का जो दूसरा स्टेप होता है वो ये है कि जब अगर कोई अपने को भौतिक राशि दी हुई है और वो समान मात्रक पद्धति में नहीं है तो उन्हें हम एक समान मात्रक पद्धति में कन्वर्ट करते हैं। ज़्यादातर हम उनको ऐसा ही पद्धति में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो हमें हमारे पास आवेश दिया हुआ माइक्रो कूलाम में, जबकि हमें इसको किस में लाना है, कूलाम में। हम जानते हैं कि 1 माइक्रो बराबर क्या होता है 10⁻⁻⁶। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं Q1 बराबर 2.5 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलाम, और इसी तरह Q2 क्या हो जाएगा 1.3 इंटू 10⁻⁶ कूलाम। और इधर जो दूरी है वो अपने को दी हुई है R बराबर 30 सेंटीमीटर, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 10⁻⁻2 से गुणा कर देंगे, तो ये बन जाएगा 30 इंटू 10⁻2 मीटर। ज्ञात क्या करना है, दोनों आवेशों के बीच में विद्युत बल। अब दोनों आवेशों के बीच में विद्युत बल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं F बराबर K Q1Q2/R², जो हमने पिछले वीडियो में कूलाम का नियम पढ़ा था, जहां पर K का मान कितना होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। याद रखना, मात्रक लगाना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो ये फॉर्मूला दिया हुआ है K Q1Q2/R², इसमें K की Q1 Q2 और R² की वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास ये मिल जाता है कि F बराबर 9 इंटू 10⁹ इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁶ इंटू 1.3 इंटू 10⁻⁶ बटे में 30 इंटू 10⁻2 इंटू स्क्वायर है, इसलिए एक बार और लिख दिया 30 इंटू 10⁻2। यहाँ पर नीचे वाले जो 2 जीरो हैं वो 2 जीरो यानी 10⁻2 यहाँ पर कट जाएंगे 10⁻2 से, और ये 3 और ये 3 कट के किससे कट जाएगा, 9 से कट जाएगा। उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, F बराबर 0.325 न्यूटन। चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर।
हमारा दूसरा प्रश्न ये कहता है कि दो समान बिंदुवत आवेश Q जो परस्पर कुछ दूरी पर रखे गए हैं। तो ये रहे दो समान बिंदुवत आवेश कैपिटल Q जो कि मान लिया कुछ दूरी पर कहाँ रखे गए हैं, स्मॉल d पर रखे गए हैं, को मिलाने वाली रेखा के मध्य में अन्य आवेश Q रखा गया है। तो ये अन्य आवेश अपन ने शो कर दिया स्मॉल q। इस q का मान व प्रकृति ज्ञात करनी है कि निकाय कौन सी अवस्था में रहे, संतुलित अवस्था में रहे। अब निकाय संतुलित अवस्था में रहने का तात्पर्य क्या है? निकाय संतुलित अवस्था में रहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी आवेश पर लगने वाला जो परिणामी बल है, यानी कि उस पर जितने भी दूसरे आवेश उपस्थित हैं उनके कारण जो बल लग रहा है उनका योग क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अगर योग शून्य है तो निकाय संतुलित अवस्था में है। तो अब हम क्या करेंगे, कोई भी एक आवेश को बेस मान लेंगे। मान लिया इस कैपिटल Q को हमने बेस, तो इस पर इस स्मॉल q और इस कैपिटल Q के द्वारा लगने वाला बल ज्ञात करेंगे और उनका योग करके उसको शून्य के बराबर रखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो कैपिटल Q है इस पर स्मॉल q के द्वारा लगने वाला बल क्या है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है, F बराबर K Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर, जहाँ पर Q1 और Q2 दोनों आवेश होते हैं और R है उन दोनों के बीच की दूरी। तो मान लिया कि इस Q के द्वारा इस कैपिटल Q पर लगने वाला जो बल है वो कितना है, F1 है। अब इस F1 का मान हम ज्ञात करेंगे। तो F1 का मान ज्ञात करने के लिए K Q1 Q2, तो Q1 की जगह रख दिया कैपिटल Q और Q2 की जगह रख दिया स्मॉल q, और उन दोनों के बीच की जो दूरी है d/2, क्योंकि स्मॉल q है वो मध्य बिंदु पर स्थित है, तो दोनों के बीच की दूरी क्या है, d/2। इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो F1 का मान ये आ गया। इसी तरह से ये जो कैपिटल Q है दूसरे वाला, इसके कारण इस पर लगने वाला बल ज्ञात करेंगे उसी तरह से। तो फॉर्मूला F2 बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 की जगह Q और Q2 की जगह पर Q, और इन दोनों के बीच की दूरी R, उसके जगह पर क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। तो इस तरह से हमें F2 का मान भी मिल जाएगा, F बराबर K Q स्क्वायर बट्टा D स्क्वायर। अब हमें ये पता है कि निकाय संतुलन अवस्था में है, इसलिए परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया F बराबर F1 प्लस F2 बराबर 0, और यहाँ पर F1 और F2 के मान यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट कर दिए, जो क्या थे, K Q बट्टा D/2 का होल स्क्वायर प्लस K Q बट्टा D स्क्वायर। फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें कि यहाँ पर जो d/2 है इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, d स्क्वायर बट्टा 4। तो 4 को हम रख देंगे ऊपर, तो अपने पास क्या मिल गया, k Q इंटू में 4 बट्टा d स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ गया, k Q स्क्वायर बट्टा d स्क्वायर बराबर 0। उसके बाद में देखिए इस स्टेप पर, देखिए यहाँ पर इसमें k Q और इधर भी है K Q, दोनों में कॉमन आ रहा है, और इसमें D स्क्वायर और D स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को कॉमन ले लिया, K Q बट्टा D स्क्वायर। तो हमारे पास पीछे क्या बच गया, K Q बट्टा D स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया 4Q प्लस कैपिटल Q बराबर 0। जब भी कोई दो राशियाँ गुणा में होती है और उनका आंसर 0 आता है, इसका मतलब ये सिर्फ एक ही कंडीशन पर पॉसिबल है कि उन दोनों में से या तो एक राशि या दोनों राशियां क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। यानी यहाँ पर दो राशियों का गुणा हो रहा है, एक तो है KQ अपॉन D स्क्वायर और एक है 4Q प्लस Q। तो यहाँ पर एक तो ये हो सकता है KQ बट्टा D स्क्वायर का मान क्या हो, 0 हो, या फिर क्या हो सकता है 4Q प्लस Q का मान क्या हो, 0 हो। तो KQ बट्टा D स्क्वायर का मान 0 होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 4Q प्लस Q का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो हमने यहाँ पर रख दिया 4Q प्लस Q बराबर 0। तो यहाँ से स्मॉल q का मान अपने पास क्या आ गया, Q बराबर -1/4 कैपिटल। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो हम इस चित्र की सहायता से ये देखेंगे कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है उसको सदिश के रूप में किस तरह से व्यक्त किया जाता है। तो हमने मान लिया कि दो आवेश है हमारे पास Q1 और Q2, जिनके स्थिति सदिश है R1 सदिश और R2 सदिश। स्थिति सदिश क्या होते हैं कि कोई भी बिंदु अगर ज्यामिति में स्थित है तो उसको हम जब सदिश के रूप में दर्शाते हैं, स्थिति उसकी सदिश के रूप में दर्शाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्थिति सदिश कहते हैं। मूल बिंदु से हमेशा उसका आंकलन किया जाता है। तो मूल बिंदु से Q1 और Q2 की दूरी हमने मान ली कितनी है, R1 और R2 है, तो इनके सदिश भी हमने क्या मान लिए, R1 सदिश और R2 सदिश।
और इनकी दिशा किस तरफ होगी, हमेशा मूल बिंदु से उस बिंदु की तरफ उसकी दिशा होगी, यानी इसकी दिशा होगी इस तरफ और इसकी दिशा होगी इस तरफ। अब हम आगे बढ़ते हैं, बल के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर बल दो लग रहे हैं, कौन कौन से, एक तो वो बल है जो Q1 पर Q2 लगा रहा है और दूसरा वो बल है जो Q2 पर कौन लगा रहा है, Q1 लगा रहा है। ठीक है, तो Q1 पर Q2 के द्वारा आरोपित बल हमने क्या मान लिया यहाँ पर F12 और Q2 पर Q1 के द्वारा आरोपित बल क्या मान लिया F21। अब इसको याद कैसे रखना है, देखिए जो बल लगाता है वो हमेशा कहाँ रहता है, पीछे रहता है। यहाँ पर पीछे कौन है, 2 है, यानी इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि 2 है वो किस पर लगा रहा है बल, 1 के ऊपर लगा रहा है। और इधर आगे F21 में क्या कह रहा है कि पीछे कौन है, 1 है, जो किस पर बल लगा रहा है, 2 पर। तो यहाँ पर ये कौन सा हो गया, Q2 पर Q1 के द्वारा आरोपित बल। ये याद रखने का तरीका है, आप अपने हिसाब से भी इसको याद रख सकते हैं। अब हम निकालते हैं कि Q1 आवेश के सापेक्ष आवेश Q2 का स्थिति सदिश क्या होगा। तो जब भी हम इसका स्थिति सदिश ज्ञात करेंगे तो हमें पहले इसकी दिशा पता होनी चाहिए कि इसकी दिशा क्या होगी। तो हम सबसे पहले F21 के बारे में आंकलन कर रहे हैं, क्योंकि हम Q2 का स्थिति सदिश क्या ज्ञात कर रहे हैं, तो इसलिए दिशा होगी वो Q1 से किसकी तरफ होगी, Q2 की तरफ होगी। आपको याद हो तो हमने कक्षा 11 में सदिश के बारे में पढ़ा था कि जब 2 सदिश दिए हुए हो तो उनका योग किस तरह से करते हैं। तो उसके लिए हमने एक त्रिभुज नियम काम में लिया था, और वो नियम क्या था कि जब हम किन्हीं 2 सदिशों को त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाओं में के रूप में व्यक्त करें तो जो तीसरी भुजा होती है वो विपरीत दिशा में इनके योग को व्यक्त करती है, यानी कि ये जो है वो इन दोनों के योग के क्या होगी, बराबर होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए R1 की दिशा कहाँ है, O से Q1 की तरफ है, और R2 की दिशा क्या है, O से Q2 की तरफ है। और यहाँ पर हम ज्ञात क्या कर रहे हैं, Q2 का स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष, तो दिशा कहाँ से कहाँ तक होगी, Q1 से Q2 की तरफ होगी। तो यहाँ पर अगर अपन त्रिभुज नियम लगाएंगे तो 2 कौन है एक दिशा में, R1 और R21 दोनों एक दिशा में, और R2 सदिश उनकी विपरीत दिशा में, यानी R2 सदिश इन दोनों का क्या होगा, योग होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस R21 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर R2। तो हमें जब R21 ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे, R1 को इधर भेज देंगे, माइनस में चला जाएगा, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, R2 माइनस R1, जो कि क्या हो जाएगा R21, यानी कि Q2 का स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष। जो देखो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, R21 बराबर क्या होगा, R2 माइनस R1 सदिश। हम इसके परिमाण के रूप में भी लिख सकते हैं, R बराबर R21 का मॉड्यूलस, यानी R2 माइनस R1 का मॉड्यूलस। और इसकी इकाई सदिश हम क्या मानेंगे, क्योंकि हमने R21 सदिश माना है तो इसका इकाई सदिश हम किस तरह से दिखेंगे, R21 का क्या। अब हम क्या करते हैं, F21 ज्ञात करते हैं। तो F21 का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। K को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो हम ये जो F21 ज्ञात कर रहे हैं, ये याद रखना, ये कौन सा बल है, ये बल है 1 के द्वारा 2 पर लगाया गया बल। तो 1 के द्वारा 2 पर लगाया गया बल है, तो दोनों में देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर आवेश क्या आ जाएगा, Q1 इंटू Q2। और अब जो दूरी आएगी वो कौन सा आएगी, Q2 का स्थिति सदिश किसके सापेक्ष, Q1 के सापेक्ष, जो कि क्या है R21। तो हम क्योंकि यहाँ पर परिमाण लेते हैं तो हमने परिमाण क्या लिख दिया यहाँ पर, Q21 का स्क्वायर, और साथ में इसका इकाई सदिश लिख दिया Q21 कैप, सॉरी R21 कैप। अब हम क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हम जानते हैं कि कोई भी एकांक सदिश होता है उसकी परिभाषा क्या होती है, एकांक सदिश की परिभाषा होती है कि वो सदिश और उस सदिश का परिमाण, उन दोनों का अनुपात। हम जानते हैं ना, आपको ध्यान में तो हमने पढ़ा था, R कैप बराबर क्या होता है, R सदिश बट्टा R परिमाण, यही होता है। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया है कि R21 जो कैप थी, उस R21 कैप को हमने R2 सदिश बट्टा उसका परिमाण कर दिया। तो यहाँ पर स्क्वायर की जगह पर क्या हो गया, क्यूब हो गया, और अपने पास फॉर्मूला क्या बन गया, F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टा R21 का क्यूब, और साथ में क्या आ गया, R21 सदिश। अब R21 सदिश का मान हमने निकाला था, पहले आपको ध्यान में हो तो क्या निकाला था, R21 सदिश हमने निकाला था R2 माइनस R1। तो हमने यहाँ पर देखो फॉर्मूले में पुट कर दिया, F21 बराबर क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टा R21 की जगह यहाँ पर क्या रख दिया, R2 माइनस R1, यहाँ आ गया क्यूब, और यहाँ पर सदिश के रूप में क्या लिख दिया, R2 माइनस R1। अब हम क्या लिख सकते हैं, अब हम ज्ञात करते हैं F12 सदिश। F12 सदिश यानी कि आवेश Q1 पर Q2 के द्वारा लगाया गया बल। तो देखो इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन रहने वाला है, Q1 Q2 भी क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। जो चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, स्थिति
सदिश। स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, पहले हमने जो निकाला था वो क्या था, Q2 का स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष। अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, Q1 का स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष। तो वहां पर अपन ने क्या लिखा था, R21, तो यहाँ क्या लिख देंगे R12। तो देखो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, R12 का कैप और नीचे कर दिया R12 का स्क्वायर। अब R21 क्या था, R2 माइनस R1, तो R12 क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2। इसको आप वापस कैसे याद कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था त्रिभुज नियम से। एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि त्रिभुज नियम यहाँ पर कैसे लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो ये बिंदु O दिया हुआ है और ये इस तरह से सदिश है। तो हमने पहले तो R21 ज्ञात किया था, वो क्या था, Q2 की तरफ था Q1 से। अब यहाँ पर R12 ज्ञात करेंगे, वो क्या होगा, Q2 से Q1 की तरफ, यानी इधर हो गया। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, R12, और इसकी दिशा यहाँ पर है R2, और इसकी दिशा किधर हो जाएगी, यहाँ पर R1। अब यहाँ पर दो एक दिशा में कौन है, एक तो है R12 और एक है R2। तो इन दोनों का योग किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो जब हमें R12 ज्ञात करना होगा तो हम R2 को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ये देखिए R12 की जगह हमने क्या लिख दिया, R1 माइनस R2, और यहाँ पर सदिश की जगह भी क्या लिख दिया, R1 माइनस R2। बाकी फॉर्मूला सेम टू सेम, जैसे हमने F21 का डेराइव किया वैसे हमें क्या ज्ञात करना है, F21 का ज्ञात करना है। अब देखिए इनमें दोनों में परिवर्तन क्या है, परिवर्तन सिर्फ इतना है कि यहाँ पर है R2 माइनस R1 और यहाँ पर क्या है R1 माइनस R2। तो अगर हम इनमें माइनस कॉमन ले लें तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, मेरे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों का यहाँ पर हमें क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस के लिए R1 माइनस R2 का मॉडुलस का क्यूब करो, चाहे R2 माइनस R1 का मॉडुलस का क्यूब करो, दोनों एक आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ सदिश के रूप में क्या है R2 माइनस R1 और यहाँ पर क्या है R1 माइनस R2। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, F12 के फॉर्मूले में R1 माइनस R2 में से माइनस क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेके किधर भेज दिया हमने, दूसरे पक्ष में। तो जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, R2 माइनस R1। अब देखिए फॉर्मूला क्या बना, यहाँ पर इधर इस साइड में देखिए, यहाँ पर क्या बना, 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टा R2 माइनस R1 का क्यूब, R2 माइनस R1। और यहाँ पर जो हमने F21 का निकाला था उसके भी दूसरी साइड में क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टा R2 माइनस R1 का क्यूब और R2 माइनस R1, यानी दोनों बराबर है। यानी कि यहाँ पर F21 और माइनस F12 भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी देखिए हमारे पास क्या मिल गया, F21 जो होता है वो माइनस F12 के क्या होता है, बराबर। यानी कि यदि दो सजातीय आवेश है वो एक दूसरे पर बल लगाते हैं तो उन बलों का परिमाण तो क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन दिशा में वो दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि अतः दो आवेशों के द्वारा एक दूसरे पर लगने वाला बल परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत होते हैं, चाहे आवेश किसी भी प्रकार के क्यों ना हो। अगर आवेश सजातीय प्रकृति के होंगे तो बलों की दिशा हो जाएगी बाहर की तरफ, और अगर विजातीय यानी 1 प्लस और 1 माइनस होगा तो जो बल की दिशा हो जाएगी वो किधर हो जाएगी, अंदर की तरफ हो जाएगी। और देखो मैंने आपको जो लिखा था वही बात यहाँ पर भी है कि ये गति के तीसरे नियम का पालन करता है। तो देखो तीसरे नियम का पालन कर रहा है, परिमाण में बराबर है, यानी F12 बराबर F21 है परिमाण में, लेकिन दिशा दोनों के क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। और गति का तीसरा नियम हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती, तो जितना बल Q1 पर Q2 लगाता है उसकी विपरीत दिशा में उतना ही बल Q2 Q1 पर लगाता है। इस प्रकार कूलाम का नियम गति के तीसरे नियम का भी पालन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है वो है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत हम कब काम में लेते हैं, जब हमारे पास कोई निकाय हो और यहाँ पर दो से ज़्यादा आवेश, बहुल आवेश वहाँ पर उपस्थित हो, तब हम अध्यारोपण का सिद्धांत काम में लेते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, यह सिद्धांत ये कहता है कि बहुल आवेशों के किसी निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल, यानी यहाँ पर देखिए बहुत सारे आवेश हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Qn आवेश हैं, तो इस पर किसी भी एक बल पर लगने वाला किसी एक आवेश पर लगने वाला जो कुल बल है वो उस आवेश पर सभी आवेशों के द्वारा लगे बल, यानी ये जो मान लिया Q1 पर जो परिणामी बल लगेगा, कुल बल लगेगा, वो Q2 Q3 और ये जितने भी है उनके द्वारा लगने वाले जो बल है अलग अलग, उन सभी आवेशों के द्वारा लगे बल के सदिश योग के क्या होगा, बराबर होगा। हम क्या समझ सकते हैं यहाँ पर कि जो Q1 पर कुल बल लगेगा वो Q1 पर Q2
Q3, Q4, Q5 के द्वारा लगने वाले जो अलग अलग बल है उनके योग के क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। मान लिया कि हमारे पास यहाँ पर एक निकाय दिया हुआ है जिसमें अलग अलग आवेश है, देखो Q1, Q2, Q3, Q4, ऐसे कितने आवेश है, n आवेश है, जिनके स्थिति सदिश हमने क्या मान लिए, R1, R2, ऐसे इस तरह से करते करते कितने हो गया, Rn हो गया। अब हम ज्ञात क्या करेंगे, हम किसी एक आवेश को लेकर अध्यारोपण का सिद्धांत सॉल्व करेंगे। तो हमने Q1 ले लिया, हमने ये मान लिया कि Q1 पर Q2, Q3, Qn के कारण जो लगने वाले बल है वो कौन कौन है। Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाला बल तो मैंने आपको बताया था, जो पीछे होता है वो बल लगाता है और आगे होता है उस पर बल लगता है। तो हम इसको क्या मानेंगे, 1 पर बल लग रहा है तो 1 हमेशा आगे रहेगा और 2, 3, n हमेशा क्या रहेंगे, पीछे। यानी हम इसको क्या लिख देंगे, F12, F13, F1n लिखेंगे। ठीक है, हमने ये मान लिया कि ये इस पर बल लग रहे हैं। अब हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो वैल्यू अभी हमने आपको कूलाम के नियम के सदिश निरूपण में पढ़ा था कि हम जब भी कोई बल लिखते हैं तो बल के साथ में उसका सदिश रूप लिखना पड़ता है। तो सदिश रूप में हम क्या लिखते हैं, K Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। ठीक है, R उन दोनों के बीच की दूरी हो जाती है, साथ में उनके जो एकांक सदिश है वो लिखा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं F12। तो F12 क्या हो जाएगा, तो F12 देखो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टा उनके बीच का स्थिति सदिश क्या आ जाएगा, 1 और 2 के बीच में, इसलिए हमने क्या लिख दिया, R12 और उसका स्क्वायर और साथ में उसका स्थिति सदिश। इसी प्रकार से 1/3 के द्वारा लगाया गया बल वो क्या हो जाएगा, F13, वो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3, यहाँ R12 की जगह क्या आ जाएगा, R13 का स्क्वायर और कैप आ जाएगा R13 कैप। इसी तरह से चलते चलते हम ये मान के चलते हैं कि F जो n वा आवेश है, तो जैसे F13 है वैसे F14, 15 ऐसे करते करते सारे लिखना है। और फिर क्या हो जाएगा, F1n, यानी कि nवें आवेश के द्वारा पहले आवेश पर लगाया गया बल, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा F1n बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Qn बट्टा R1n का स्क्वायर और R1n। अलग अलग बल लिखने के बाद हम ज्ञात करते हैं कि आवेश Q1 पर कुल बल कितना लगता है। तो हमने मान लिया कि आवेश 1 पर कुल बल लगता है वो कितना होता है, F1। तो F1 जो होगा वो अलग अलग आवेशों के द्वारा लगने वाले बल के योग के बराबर होगा, अध्यारोपण का सिद्धांत है। तो हम यहाँ पर लिख दिया, देखो कि F1 बराबर F12 प्लस F13 प्लस डैश 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 प्लस F1n। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो F12, F13 और F1n के जो वैल्यू थी जो हमने पहले पढ़ी थी वो हमने यहाँ पर देखो लिख दी, वापस मैंने एक बार लिख दी है। उसको हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले के अंदर क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो जब पुट करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला मिल गया, देखो F1 बराबर ये सारा हमने यहाँ पर एज इट इज़ पुट कर दिया। अब हम जब इनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए देखते हैं कॉमन क्या क्या आता है। तो देखिए इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सब में आ रहा है, हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देखिए Q1 इसमें भी है, Q1 इसमें भी है, सब जगह Q1 आ रहा है। तो Q1 सब में आ रहा है तो हम Q1 भी इसमें क्या कर देते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो फाइनली हमने कॉमन क्या ले लिया, Q1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो पीछे हमारे पास क्या फॉर्मूला बचा है, यहाँ पर बच गया Q2 बट्टे में उसकी दूरी और उसका इकाई सदिश, यानी Q2 बट्टा R12 का स्क्वायर, R12 का कैप। इसी तरह से यहाँ R13, इसी तरह से यहाँ R1n, ये यहाँ पर रह गया। तो यहाँ पर जो हमें फाइनली फार्मूला प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, फाइनल फार्मूला यही है, अपने जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही फाइनल फार्मूला है। लेकिन हम इसको शॉर्टकट रूप में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको अपन समेशन के रूप में लिख सकते हैं। कैसे कि यहाँ पर देखिए F1 बराबर Q1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो कॉमन है, यहाँ पर मैंने लगा दिया समेशन, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, QI/R1I का स्क्वायर और R1I कैप। और जो I है वो कहाँ से कहाँ तक चलता है, 2 से लगाकर n तक। देखो यहाँ 2 से लगाकर कंटिन्यू क्या चल रहा है, n तक, और बाकी तो कॉमन आया हुआ है। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, एक तो एक आवेश चेंज हो रहा है और उनके बीच की दूरी चेंज हो रही है। यहाँ पर 1 तो कॉमन ही है, जो चेंज हो रहा है 2, 3 क्रमशः उसको अपन I के रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरह से हमें अध्यारोपण के सिद्धांत का जो फॉर्मूला है वो हमें फाइनली प्राप्त होता है कि किसी एक आवेश पर जो लगने वाला कुल बल है वो उसी आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझने से पहले हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। यदि किसी आवेश या आवेशों के निकाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें रखा अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करे तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे मान लो ये एक बिंदु है, आवेश रखा गया है, इसके चारों तरफ एक क्षेत्र है। मान लो मैं कोई दूसरा आवेश यहाँ लेके आऊँगा तो इस पर या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। वही मैं अगर यहाँ पर कोई आवेश लेके आऊँगा तो इस
के ऊपर इस आवेश के द्वारा कोई भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा नहीं। तो ये जो बना हुआ है ये क्या हो गया, इसका विद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये विचार सबसे पहले किसने दिया था, माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और इस विद्युत क्षेत्र की भौतिकीय रूप में विवेचना समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक भौतिक राशि का उपयोग करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता वहां रखे हुए एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। जैसे मान लो ये विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में इस आवेश के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र है, तो हम यहाँ पर एक एकांक धनावेश लाएंगे। इस एकांक धनावेश पर इस आवेश के कारण जो बल लगेगा वो बल ही क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। इसे हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, ई के द्वारा व्यक्त करते हैं। और इसका फॉर्मूला है वो उसकी परिभाषा से आएगा, ई बराबर एफ अपॉन क्यू। एफ अपॉन क्यू कैसे, लगने वाला बल किस पर, एकांक धनावेश पर। तो एकांक धनावेश पर लगने वाला बल किसके बराबर हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर हो गया। ये जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो हमेशा इस एकांक धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा के साथ ही होती है, उसी दिशा में होती है। अब इसका मात्रक कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या बन गया, न्यूटन प्रति कूलाम। और एक और इसका मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा के बारे में डिस्कस करते हैं। तो विमा कैसे ज्ञात करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, ई बराबर एफ अपॉन क्यू। तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा ज्ञात करने के लिए पहले एफ और क्यू की विमा के बारे में पता होना चाहिए। तो बल की विमा हमें याद ही रखनी है, क्या होती है, m1 L1 T-2। हम अच्छे से इसको पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। और दूसरी आती है आवेश की विमा। तो आवेश की विमा कैसे ज्ञात होती है, आपको ध्यान में हो तो हम एम्पियर को एक मूल मात्रक मानते हैं। तो एम्पियर के लिए विमा में हम A1 का इस्तेमाल करते हैं। और धारा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, I बराबर Q अपॉन T। तो T को इधर भेज दो तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू T। अब I की जो विमा होगी वो क्या हो जाएगी, A1, और T समय की क्या हो जाएगी, T1। तो Q की विमा क्या हो गई, A1 T1। अब जब हम इस A1 T1 को ऊपर लेकर जाते हैं तो हमारे पास M1 एज इट इज़ रह जाता है, L1 भी एज इट इज़ रह जाता है, T-2 पहले से एक ऊपर जाके माइनस हो जाता है, तो वो क्या बन जाएगा, T-3, और A का क्या बन जाएगा, A-1। अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के बारे में। तो यदि कोई कण धनावेशित होता है तो उसकी बल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा एक तरफ होती है। और यदि कण ऋणावेशित होता है तो बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के हमेशा क्या होती है, विपरीत होती है। देखो जैसे यहाँ पर अपने चित्र में यहाँ पर अपन ने लिखा है ई इधर है और इधर भी क्या है, ई, दोनों की दिशा इस तरफ है। अब अगर प्लस आवेश है तो एफ की दिशा भी क्या होगी, प्लस क्यू ई उधर ही होगी। और लेकिन अगर ऋणावेश है तो बल की दिशा तो होगी दूसरी दिशा में और ई होगी उसकी विपरीत दिशा। एक बात और, यदि हम धनात्मक बिंदु आवेश या सम आवेशित गोलाकार आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र निकालें तो हमेशा आवेश उसके बाहर होता है, त्रिज्या की तरफ। त्रिज्या होती है ना, जिस तरह से मान लो उसके चारों तरफ अपन वृत्त बनाए तो जो त्रिज्या होगी उस त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर होगा। और यदि ऋणावेश होगा तो हमेशा क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। ये भी बात अपने को ध्यान में रखनी है। देखो इस चित्र से ये बहुत अपने आगे काम आने वाली चीज़ है। ठीक है, कि यदि प्लस आवेश है तो बाहर की ओर और ऋणावेश है तो अंदर की ओर होता है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। यदि हमें कोई बिंदु आवेश दिया हुआ है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो मान लिया है कि एक प्लस क्यू आवेश है हमारे पास, उससे कुछ दूरी r पर एक बिंदु P है जिस पर हमने रख दिया परीक्षण आवेश Q0। इसकी दिशा किधर होगी, क्योंकि धनावेश है तो इसी दिशा में F होगा और इसी दिशा में क्या होगा, E होगा, दोनों एक दिशा में होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ई का फॉर्मूला लगाएंगे। ई बराबर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू। तो उसके लिए पहले हमें क्या पता होना चाहिए, एफ पता होना चाहिए। एफ कहाँ से लाएंगे, कूलाम के नियम से। तो देखो कूलाम के नियम से अपन ने एफ का फॉर्मूला क्या लिखा, एक आवेश है क्यू, कैपिटल क्यू, और दूसरा आवेश है परीक्षण आवेश Q0। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ बराबर के Q0 बट्टा आर स्क्वायर, और दिशा क्या हो गई इसकी, आर कैप हो गई। ई हम जानते हैं, ई क्या होता है, ई बराबर होता है एफ अपॉन Q0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो f का मान है वो इसमें f में
यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो पुट करेंगे तो देखो यहाँ पर ये क्यू नॉट और ये क्यू नॉट आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, और अपने पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई बराबर के क्यू बट्टा आर स्क्वायर, और इसकी दिशा भी क्या होगी, आर कैप, जो कि किसकी दिशा है, एफ की दिशा है। क्यों, क्योंकि ये धनावेश है, तो ई और एफ दोनों क्या है, ए की दिशा में। यदि आवेश क्या होता, ऋणात्मक होगा, तो यहाँ पर आर की जगह पर क्या हो जाता, माइनस आर कैप, और ई और एफ दोनों की दिशा क्या हो जाती, एक दूसरे के विपरीत हो जाती। तो यहाँ पर हमें इस फॉर्मूले से देख के पता चल रहा है कि यहाँ पर ई और आर स्क्वायर है, इन दोनों में कैसा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। तो हम ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो दूरी के वर्ग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिए हम इधर ग्राफ में भी दे सकते हैं कि ई और आर में जब अपन ग्राफ बनाते हैं तो एक व्युत्क्रमानुपाती संबंध वाला ग्राफ हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आज जो भी टॉपिक अपन ने पढ़े हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं या सीधे सीधे कमेंट में भी लिख सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको संतुष्ट कर सकूँ। अब देखते हैं आज के हमारे अंकित प्रश्न की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है कि यदि दो समान धातु के गोले, यानी दोनों एक ही धातु के हैं, एक पर आवेश है +10 माइक्रोकूलाम और दूसरे पर है -20 माइक्रोकूलाम, अगर इन दोनों को हम एक दूसरे के संपर्क में लाकर फिर अलग करके और वापस उसी दूरी पर रखते हैं जितना वो पहले दूर थे, तो दोनों अवस्थाओं में बलों का अनुपात ज्ञात करना है आपको। दूसरा प्रश्न ये है कि ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, और वो भुजा कितनी दे रखी है, ए, उसके किन्हीं दो सिरों पर समान आवेश क्यों रखा गया है। तो उसके दो सिरों पर हमने क्या रख दिया, एक जैसा आवेश रख दिया क्यू, तो उसके तीसरे शीर्ष पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। आप ये दोनों क्वेश्चन घर पे सॉल्व करना। अब हम जब अगला पार्ट पढ़ेंगे तो हम इन दोनों क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।